अध्याय 74। झरने पर स्थिर भाला। जब लिन मिंग शक्ति मापने वाले कमरे में पहुंचे तो दोपहर का समय था और अंदर केवल 4 या 5 लोग अपनी ताकत का परीक्षण कर रहे थे। लिन मिंग एक अस्पष्ट कोने में चला गया, पत्थर के स्तंभ पर निशाना साधा और स्वतंत्र रूप से एक मुक्का मारा। पेंग! जैसे ही प्रकाश किरण पागलों की तरह ऊपर नीचे उछली, पत्थर का खंभा भयंकर रूप से हिलने लगा। आखिरकार यह लगभग 4 फुट पर स्थिर हो गया। 3900 जिन्स। यह केवल एक आकस्मिक मुक्का था और फिर भी इसका यह परिणाम हुआ। इस परिणाम से लिन मिंग काफी संतुष्ट थे। प्रारंभ में प्रवेश परीक्षा में स्ट्रेंथ ट्रायल के दौरान हेवनली एबोर्ड के बड़े वरिष्ठ प्रशिक्षु लिंग सेन उनके लिए प्रदर्शन करने आए थे। उसने पत्थर के स्तंभ पर भी लापरवाही से मुक्का मारा था, जिसका परिणाम 4900 जिन था। लिन मिंग को यह क्षण बिल्कुल स्पष्ट याद था। इस प्रकार इस बार उसने जानबूझकर पत्थर के स्तंभ पर मुक्का मारा था, यह देखने के लिए कि उसके और लिंग सेन के बीच अभी भी कितना बड़ा अंतर था। लिन सेन शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के चरम पर है और हड्डी फोजिंग चरण तक पहुंचने का आधा कदम है। मैं अभी शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण में हूं, लेकिन अंतर केवल 1000 जिन्स का है। शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण को हासिल करने के बाद मेरी ताकत निश्चित रूप से उससे अधिक हो जाएगी। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट केवल ताकत को ही नहीं देख सकता। ताकत मेरा मजबूत पक्ष है, लेकिन मैं अन्य पहलुओं को पीछे नहीं रहने दे सकता। इसे ध्यान में रखते हुए लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दिया। वह एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा और सूक्ष्मता से अपनी श्वास को समायोजित किया। उसके शरीर की छोटी इकाइयां धीरे धीरे अपनी सांस लेने की लय में सुसंगत हो गईं और थोड़ी सी प्रतिध्वनि आवृत्ति प्राप्त कर ली। फिर लिन मिंग ने झटके से अपनी आंखें खोलीं, अपनी ताकत को अपनी जांघों से अपनी कमर तक घुमाया और तुरंत अपनी स्थिर स्थिति से आगे की ओर उभर आया। टकराना। मुट्ठी ने ताकत मापने वाले पत्थर के स्तंभ को दुर्भावनापूर्ण स्टील के वजन की तरह ठोक दिया और कंपन खत्म नहीं हुआ। प्रकाश किरण पहले 4200 जिन्स तक पहुंची, फिर 4200 जिन्स और 4300 जिन्स के बीच ऊपर और नीचे, आगे और पीछे दोलन करती रही। जब एक सामान्य मार्शल कलाकार पत्थर के स्तंभ पर अपनी ताकत मापता था, तो प्रकाश किरण कई बार चमकती थी, ऊंची उठती थी और फिर गिर जाती थी। लेकिन लिन मिंग की मुट्ठी ने वास्तव में प्रकाश किरण को 4200 जिन और 4300 जिन के बीच 20 से अधिक सांसों तक ऊपर और नीचे उड़ने का कारण बना दिया। यह सच्चा सार कंपन था, वह प्रभाव जो शक्ति प्रशिक्षण के रेशम की तरह प्रवाह को विकसित करके प्राप्त किया गया था। मेरी मुट्ठी की ताकत 4200 जिन और 4300 जिन के बीच है, लेकिन इस फ्लो लाइक सिल्क का उपयोग करके मैं वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में अपनी मुट्ठी की ताकत भेज सकता हूं और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर हमला कर सकता हूं। साथ ही यह लगातार आक्रमण भी करता रहता है। एक मार्शल कलाकार जो पूरी तरह से विसरा प्रशिक्षण से नहीं गुजरा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां तक कि विसरा ट्रेनिंग की बड़ी सफलता में एक मार्शल आर्टिस्ट, या यहां तक कि अल्टाइंग मसल स्टेज का एक पावरहाउस भी मेरी मुट्ठी लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और खून थूक देगा। कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस ने दर्ज किया था कि फ्लो लाइक सिल्क चरण एक अद्भुत और पूरी तरह से भयानक विनाशकारी शक्ति थी। कितनी डरावनी साधना पद्धति है, लेकिन अनाम वरिष्ठ जिसने बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट को पीछे छोड़ दिया, वह केवल दुर्जेय विनाशकारी शक्ति हासिल करने में कामयाब रहा और यह नहीं पता लगा सका कि शरीर में सभी छोटी इकाइयों को कैसे प्रतिध्वनित किया जाए। उस तरह यह खेती के लिए बेकार होगा। यह सचमुच अधूरा था। लिन मिंग के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आने का यह 21वां दिन था। सुबह सुबह लिन मिंग अपने लंबे भाले पेनिट्रेटिंग रेनबो को 7 प्रमुख हत्या सरणी के बर्फीले तालाब झरने तक ले गए।
डेक्कन जो सरनी के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, जी डोंग ने लिन मिंग को आते देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। जूनियर अप्रेंटिस भाई, आप यहाँ काफी पहले आ गए हैं। आप सचमुच मेहनती हैं। सुप्रभात वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, लिंग मिंग ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। लिन मिंग सुबह और शाम को बर्फीले तालाब झरने में आना पसंद करते थे, क्योंकि इस समय के दौरान अपॉइंटमेंट आरक्षित करने वाले कम लोग होते थे और वह आमतौर पर इस दौरान जब भी चाहे अपॉइंटमेंट ले सकते थे। पौन घंटे बाद सारणी पुनः खुलेगी। ये जूनियर अप्रेंटिस भाई कठिनाई के 7वें स्तर पर तीसरे स्थान पर होगा, जी डोंग ने कहा। मम्मा, तो मैं आज कठिनाई को 8वें स्तर पर समायोजित करना चाहता हूँ। ये पहली बार था जब लिन मिंग शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में पहुंचने के बाद बर्फीले तालाब झरने पर आए थे। सच्चाई ये थी कि 7वें स्तर पर लिन मिंग उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए गहराई तक गोता लगा सकता था जो काफी ठंडा था। हालांकि इस बार लिन मिंग अपने साथ पेनिट्रेटिंग रेनबो ले गए। पेनिट्रेटिंग रेनबो 820 जिन्स था। यदि वह बहुत गहरा गोता लगाता तो वापस ऊपर तैरना कठिन होता। कठिनाई का 8वां स्तर, जी डोंग ने आश्चर्य से कहा। कठिनाई का 8वां स्तर रैंक 80 और रैंक 110 के बीच है। लिन मिंग भी इस कठिनाई को चुनौती देना चाहते थे। जी डोंग लिन मिंग से आग्रह करना चाहता था कि वह इतनी लापरवाही से आगे न बढ़े, लेकिन इस समय उसने लिन मिंग के वास्तविक सार में उतार चढ़ाव में अंतर देखा। जूनियर अप्रेंटिस भाई, आप सफल हो गए। जी डोंग को निश्चित रूप से याद आया कि पिछली बार जब लिन मिंग यहां आए थे तो वह शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर थे। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण तक पहुंच जाएगा। मैं अभी हाल ही में वहां से निकला हूं। हाँ, बधाई हो। लेकिन जूनियर अप्रेंटिस भाई, आप अभी अभी आगे बढ़े हैं। शक्ति वृद्धि वास्तव में एक बहुत धीमी और स्थिर प्रक्रिया है और इसे जमा होने में समय लगता है। क्या आप निश्चित हैं कि आप कठिनाई के 8वें स्तर में प्रवेश करना चाहते हैं? मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। ठीक है, जी डोंग ने कंधे उचकाए और लिन मिंग के अनुरोध का अनुपालन किया। 1/4 घंटे के बाद लिन मिंग पेनिट्रेटिंग रेनबो लेकर बर्फीले तालाब झरने की ओर बढ़े। जी डोंग ने देखा और पाया कि लिन मिंग के कदम बहुत भारी थे। हर बार जब लिन मिंग पहाड़ी घाटियों की घास पर कदम रखती थी तो यह जमीन पर गहरी छाप छोड़ती थी। जी डोंग की आंखें संदेह से झुक गईं। उसकी दृष्टि उस लंबे बक्से पर केंद्रित थी जिसे लिन मिंग ले जा रहा था। इतना लंबा बक्सा शायद एक भाला या हलबड या ऐसा ही कुछ है। जमीन पर इतनी गहरी छाप छोड़ने के लिए प्रत्येक कदम के लिए एक बहुत भारी हथियार होना चाहिए, कम से कम 700 या 800 जिन्स। इस जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन के लिए अपनी पसंद के हथियार के रूप में इतना भारी भाला या हलबड चुनना कितना दुर्लभ है। जैसे ही लिन मिंग ने सरनी में प्रवेश किया, उसने पेनिट्रेटिंग रेनबो को अपनी पीठ पर रखा और बर्फीले तालाब में कूद गया। कठिनाई के 8वें स्तर के बर्फीले तालाब की ठंडक को वास्तव में एक पायदान ऊपर कर दिया गया था, लेकिन लिन मिंग की नई सफलता के साथ यह ठंड उसके लिए बिल्कुल सही थी। इससे पहले जब उसने बर्फीले तालाब में गोता लगाया था, जब वह पानी में डूबा हुआ था तो उसे महसूस हुआ कि बर्फीले तालाब में पारे के समान एक भयानक प्रतिरोध था। लेकिन अब 820 जिन भारी लंबे भाले को अपनी पीठ पर लटकाते हुए लिन मिंग वास्तव में सीधे नीचे गिर गया। अपने असली सार को तीव्रता से घुमाते हुए लिन मिंग पानी में धीमा हो गया। उसने अपने पैरों को एक साथ लात मारी और अपनी पीठ पर मर्मज्ञ इंद्रधनुष लंबे भाले के साथ वो बर्फीले तालाब की सतह के पास एक चट्टान के उभार पर पहुंच गया। चट्टान का सहारा लेकर वह ऊपर की ओर उछला। लिन मिंग दूसरी चट्टान के उभार पर कूद गया और झरने के नीचे पहुंचने तक ऐसा कई बार जारी रखा। आइसी पॉन्ड वाटरफॉल में सिर्फ बर्फीला तालाब ही नहीं था, बल्कि एक झरना भी था। झरना भी उतना ही ठंडा था और इतना ही नहीं,
वहां पानी की एक धारा भी थी जो 300 फीट की ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही थी। उस बल की ताकत 1000 जिन्स से कम नहीं थी। इस झरने के नीचे एक विशाल चट्टान थी जो पानी में डूबी हुई थी। यह उन मार्शल कलाकारों के लिए था जो झरने के नीचे खेती करना चाहते थे। इस विशाल चट्टान को विशेष रूप से उस मास्टर द्वारा वहां छोड़ा गया था जिसने इस बर्फीले तालाब झरने का निर्माण किया था, अन्यथा उस प्रचंड झरने के नीचे ऐसी चट्टान कैसे हो सकती थी। यह पहले से ही वर्षों के अंतहीन प्रभाव से घिसकर टुकड़ों में टूट गई होती। कितनी जबरदस्त कुचलने वाली ताकत है। लिन मिंग ने चट्टान के ऊपर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पाया कि खुद को स्थिर रखना बहुत मुश्किल था। हालांकि लिन मिंग को एक छोटी सी जगह ढूंढने में समय लग गया था जो झरने से ज्यादा प्रभावित न हो। यहाँ बर्फीले तालाब झरने का पानी विशेष रूप से भारी था, और उसके पैरों के नीचे और उसके शरीर पर पानी के बहने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। सीधा खड़ा होना। हा, लिन मिंग ने सीधे अपना भाला चट्टान में ठोक दिया। उसने पेनिट्रेटिंग रेनबो के भाले के शाफ्ट को पकड़ लिया और रुक गया। लिन मिंग की पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधों पर पानी की 1000 बूंदें गिरी। दर्द ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी पीठ पर लगातार लोहे के हथौड़े चल रहे हों, और ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर फट रहा हो। इसके अलावा यह झरना भी अतुलनीय रूप से ठंडा था, और उसके ऊपर पानी के प्रवाह की गति के कारण उसके शरीर की गर्मी और भी तेजी से फैल गई। यहां तक कि जब लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को दोहराया तो वह महसूस कर सकता था कि कपकपा देने वाली ठंड लगातार उसके मज्जा में प्रवेश कर रही है, जैसे कि उसे अनगिनत दर्दनाक सुइयों से वार किया जा रहा हो। लिन मिंग ने लंबे भाले को पकड़ लिया और अपने शरीर में छोटी इकाइयों की सभी श्वास को समायोजित किया। उन्होंने अपने शरीर को रेशम की तरह प्रवाह सीमा को छूने के लिए समायोजित किया, और फिर मुश्किल से स्थिर खड़े रहने के लिए सच्चे सार के इस कंपन का उपयोग किया। प्रत्येक सांस के साथ लिन मिंग का आंतरिक वास्तविक सार संचार शांतिपूर्ण होने लगा, और उसने खुद को और अधिक स्थिर पाया जब तक कि वह अंततः सीधे खड़ा नहीं हो सका। लिन मिंग ने चट्टान से पेनिट्रेटिंग रेनबो को वापस ले लिया। वह अपने भाले से बाहर नहीं निकला, या अपने भाले से प्रहार नहीं किया, या अपने भाले से कोई हलचल नहीं की। इसके बजाय वह बस अपना भाला हाथ में लेकर वहीं खड़ा रहा। भाला 100 सिपाहियों का राजा था। यह झाड़ सकता है, काट सकता है, फूल की तरह नाच सकता है, सीधा जोर लगा सकता है। हालांकि भाले की ये चालें सरल लग रही थीं, लेकिन बड़ी सफलता के चरण तक अभ्यास करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। भाले सीखना कठिन था, और उस पर महारत हासिल करना और भी कठिन था। भाला एक लंबा हथियार था। 1 इंच लंबा और 1 इंच मजबूत भाला इस नियम का पालन करता था। स्पीयरप्ले की बड़ी सफलता में इसकी वास्तव में भयानक हड़ताली शक्ति और हत्या के दायरे को प्रदर्शित करने के लिए वास्तविक सार और मार्शल कौशल का समन्वय शामिल था। इसलिए युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सभी सेनापति भाले या हलबट का इस्तेमाल करते थे। तलवार का प्रयोग केवल सैन्य रणनीतिकार ही कर सकता था। लेकिन इसके विपरीत 1 इंच छोटा 1 इंच कमजोर होगा। हालांकि तलवारें और कृपाण भाले की प्रहार शक्ति से कमतर थे और उनकी हत्या करने की क्षमता कम थी, फिर भी उन्होंने सटीकता से जीत हासिल की। और तो और एक खंजर, इसीलिए कई हत्यारों ने खंजर का इस्तेमाल किया। इस लाभ को छिपाना आसान था। एक खंजर तेज, सटीक और प्रतिद्वंद्वी पर घातक हमला करने में आसान था। यही कारण है कि किसी हत्यारे के लिए भाले जैसा स्पष्ट हथियार ले जाना अनसुना था। इसीलिए भाले का अभ्यास करने का पहला लक्ष्य सटीकता था। लिन मिंग कई वर्षों से हड्डी निकाल रहे थे। चाहे वह कृपाण हो या भाला, वह पहले से ही बहुत सटीक था। 10,000 किलिंग एरे में उसके पास मकड़ी के रेशम को काटने की सटीकता थी क्योंकि वह तेजी से उसकी ओर उड़ रही थी। हालांकि यह ऐसी स्थिति थी जहां कोई प्रतिरोध नहीं था। वास्तविक युद्ध में और दुश्मन के मार्शल कौशल का सामना करते हुए सच्चे सार का ऊर्जा प्रवाह हर जगह कहर बरपा रहा होगा।
उस ऊर्जा प्रवाह को तोड़ने और दुश्मन के कमजोर बिंदु की ओर बढ़ने के लिए भाले का उपयोग करना आसान नहीं था। इसलिए भाले का अभ्यास करने का पहला चरण न तो भाला कौशल था और न ही भाला चलाना, बल्कि भाले को हर समय स्थिर रखना था। इस समय लिन मिंग ने पेनिट्रेटिंग रेनबो को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके हाथ बाद के आधे हिस्से के चारों ओर लिपटे हुए थे और शाफ्ट का 70% हिस्सा झरने की कुचलने वाली शक्ति में भीग गया था, क्योंकि इसने अंतहीन 1000 जिन्स प्रभाव का विरोध किया था। पेनिट्रेटिंग रेनबो मूल रूप से 820 जिन्स था। भाले की छड़ 8 फुट लंबी थी और भाले की नोक 8 इंच थी। इतने लंबे भाले के साथ अपने वजन के अलावा 300 फुट के झरने की भयावह शक्ति के नीचे स्थिरता बनाए रखना, कहना जितना आसान था, करना उतना ही आसान था। यहां तक कि लिन मिंग की 4200 जिन्स की ताकत के बावजूद भाले का सिरा ऊपर नीचे हिल रहा था, मानो भ्रमित हो। यह सचमुच भारी है। लिन मिंग ने अपने दांत पीस लिए। वह कुछ देर तक ऐसे ही रुका रहा, जब तक कि उसे यह महसूस नहीं होने लगा कि उसकी बाहें सुन्न हो गई हैं और झरने के वेग से भाले की नोक नीचे की ओर दबने लगी है। अध्याय 75 जुआ मैच का दिन। लिन मिंग एक साथ अपनी बाह की ताकत को नियंत्रित कर रहा था और झरने की हाड़ कंपा देने वाली ठंड का विरोध करने के लिए अपने असली सार का भी उपयोग कर रहा था। भले ही उसके पास ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला उसका समर्थन कर रहा हो, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वह समर्थन कर सके। उसकी बाहें कांपने लगी और उसकी बाहों पर नीली नसें स्पष्ट रूप से दिखने लगीं। आधे अगरबत्ती के समय के बाद, जैसे ही पेनिट्रेटिंग रेनबो के भाले की नोक चट्टान से टकराई, एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई। अंततः इसे अंतहीन झरने से नीचे धकेल दिया गया। लिन मिंग चट्टान पर आधा घुटनों के बल बैठ गया। बड़े बड़े घूंटों में सांस लेने के लिए हौंफने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी दोनों बेजान भुजाएं अब उसकी नहीं रहीं। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके शरीर का असली सार अधिकतर खत्म हो चुका था। छप छप, झरना तेजी से चट्टान से नीचे गिर रहा था और उसे बहा ले गया। उसने अपना भाला उठाया और चट्टान पर वार किया, जिससे उसका शरीर पानी में स्थिर हो गया। लगभग 1.25 घंटा। ऐसा लगता है कि यही मेरी सीमा है। क्या अफसोस है। अगर मेरे पास सच्चे सार वाले पत्थर होते तो मैं अच्छा होता। मैं जल्दी से अपना असली सार बहाल कर सका और अभ्यास जारी रख सका। झांग कैंग के साथ मेरा जुआ मैच निकट आ रहा है। भले ही मैं उसके असली सार पत्थरों को जीत लूं, मैं उनका उपयोग केवल कुछ समय के लिए ही कर सकता हूं, जब तक कि वे खत्म न हो जाएं। बाद में मुझे इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना होगा। दिन ब दिन समय बीतता गया। लिन मिंग बर्फीले तालाब झरने में हर दिन 2 घंटे तक अपने भाले का अभ्यास करते थे। भाले का अभ्यास करते समय उन्होंने उसी समय अपने शरीर को भी संयमित किया। गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली की प्रभावकारिता अंततः उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। हालांकि लिन मिंग की साधना शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण में रुक गई थी, लेकिन उन्होंने इस चरण को पूरी तरह से समेकित कर लिया था। 8 दिन बीत जाने के बाद लिन मिंग ने अभ्यास के सभी 16 घंटे का समय उपयोग कर लिया था जो उसने बचाया था। आखिरी दिन लिन मिंग पहले से ही पेनिट्रेटिंग रेनबो को ले जाने और 1 घंटे तक एक सांस के साथ झरने के नीचे खड़े रहने में सक्षम था। शुरू से ही उसका लंबा भाला लगभग गतिहीन होता, लेकिन आधे घंटे बाद ही एक छोटा सा कंपन होता। इसके बाद 2 दिन बीत गए। लिन मिंग को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आए ठीक 1 महीना हो गया था। लिन मिंग हमेशा की तरह बिस्तर से जल्दी उठे। वह अपने आवास के लकड़ी के दरवाजे के सामने सदियों पुराने पेड़ों की छांव के नीचे खड़ा था। उसने इंद्रधनुष को भेदने वाले भाले को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे पकड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सामने फैला लिया। इस तरह उन्होंने 820 जिन्स को पूरी तरह और समान रूप से अपने शरीर पर लंबवत रखा। पेनिट्रेटिंग रेनबो के भाले के बिंदु पर उन्होंने एक छोटा चीनी मिट्टी का कटोरा रखा था।
यह कटोरा पानी से लबालब भरा हुआ था। लिन मिंग की गहरी और स्थिर ताकत के तहत पानी के इस कटोरे में पानी की थोड़ी सी मात्रा भी नहीं खोई थी। यह ऐसा था जैसे इसे एक सपाट टेबल टॉप पर रखा गया हो। चूंकि वह शेष घंटों को समाप्त कर चुका था, जिसके लिए वह 7 प्रमुख हत्या सरणी का उपयोग कर सकता था, और बर्फीले तालाब झरने तक नहीं जा सका, लिन मिंग ने इन स्वनिर्मित विधियों के साथ अभ्यास किया था। लिन मिंग ने लगभग दोपहर होने तक अभ्यास किया। उन्होंने बहुत सादा खाना खाया और थोड़ा आराम किया। फिर वे पेनिट्रेटिंग रेनबो लेकर सीधे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मार्शल स्टेज में चले गए। आज वह दिन था जब उसका झांग कैंग के साथ जुआ मैच था। हालांकि यह पहले से ही पतझड़ का मौसम था, दोपहर का तेज सूरज बहुत तेज गर्मी दे रहा था। यह दिन का वह समय था जब यांग ऊर्जा हवा में सबसे घनी थी। दोपहर के 3/4 बजे सबसे भयावह धूप थी। औसत व्यक्ति आमतौर पर इस समय बाहर नहीं जाने का विकल्प चुनता है और इसके बजाय घर पर रहकर झपकी लेता है। हालांकि अभी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मार्शल स्टेज पर वास्तव में लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। इनमें से अधिकांश लोग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अर्थ हॉल और ह्यूमन हॉल के शिष्य थे। वहां स्वर्गीय निवास के कुछ शिष्य भी आए थे। हालांकि इस समय सूरज की रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन इन लोगों के चेहरों पर पसीने की जरा भी झलक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान साफ हो और वे इत्मीनान से इधर उधर देख रहे हों। जाहिर है इनमें से कोई भी शिष्य औसत दर्जे का नहीं था। आज वह दिन था जब 4 लोगों, लिन मिंग, झांग कैंग, वांग यानफेंग और लियो मिंगजियांग का जुआ मैच था। 4 के इस समूह में उनमें से 2 नए शिष्यों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले थे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी, और अन्य 2 मजबूत पुराने शिष्य थे। ये स्टंट 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कई शिष्यों का ध्यान और रुचि जगाने के लिए पर्याप्त था। ह्यूमन हॉल के शिष्य जीवंतता को देखने और कुछ मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन अर्थ हॉल और हेवनली एबोर्ड के शिष्य अपने भविष्य के प्रतिद्वंद्वियों को देखने आए थे। चाहे वह लिन मिंग हो या वांग यानफेंग, उनकी बाद की रैंकिंग निश्चित रूप से बढ़ेगी। यहां तक कि स्वर्गीय निवास का कोई शिष्य भी उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखेगा। निःसंदेह ये बाद की बात थी। अभी उनकी ताकत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में थी। उन्होंने कहा, इन मैचों के नतीजे को लेकर ज्यादा सस्पेंस नहीं है। पिछली लड़ाइयों में, जिनमें नए शिष्यों ने भाग लिया था, नए शिष्यों ने लगभग कभी भी पुराने शिष्यों के विरुद्ध जीत हासिल नहीं की। इस बार तो और भी कम। उनका मुकाबला लियो मिंगजियांग और झांग कैंग से है, जो दोनों विशेषज्ञ हैं। लिन मिंग और वांग यानफेंग को वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। स्वर्गीय निवास के एक शिष्य ने मार्शल स्टेज के पास धूपघड़ी को देखते हुए धीरे से कहा, वास्तव में, लेकिन इस लिन मिंग को कम मत समझो। जब उसने पहली बार मार्शल हाउस में प्रवेश किया, तो मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन पिछले 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में वह 126वीं रैंक तक पहुंचने में सक्षम था। यह एक असाधारण परिणाम है। इस बार उनका मुकाबला झांग कैंग से है। यदि उसका मुकाबला लियो मिंगजियांग से होता, तो वह लियो मिंगजियांग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता और संभवतः बुरी तरह विफल हो सकता था। आपको लगता है कि लियो मिंगजियांग लिन मिंग से हार जाएंगे? चलो, लिन मिंग की प्रतिभा सीमित है। हालांकि वह 10,000 किलिंग एरे में उच्च रैंकिंग प्राप्त करने में सफल रहा, फिर भी वह लियो मिंगजियांग से बहुत दूर है। हो सकता है कि उसने प्रवेश परीक्षा से पुरस्कृत 2 उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां ली हों और कुछ प्रभावों को अवशोषित कर लिया हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 महीने में वह लियो मिंगजियांग से आगे निकलने में सक्षम होगा? प्रतिभा। आप केवल लिन मिंग की प्रतिभा को देख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन मिंग का किस प्रकार का आकस्मिक सामना हुआ था, या उसके पास किस प्रकार की बहुमूल्य गोलियां या जड़ी बूटियां या दवाएं थीं। जिस संघर्ष को वह अब तक प्रकट करने में सक्षम था, उसने उसकी प्रतिभा की पूरी तरह से उपेक्षा की है। जो लोग सिर्फ उसकी प्रतिभा के कारण उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।
स्वर्गीय निवास के एक शिष्य ने दृढ़ता से कहा। हे, आप निश्चित रूप से उस लिन मिंग के बारे में बहुत सोचते हैं। पिछली बार जब मैं डिपॉजिटरी में गया था, तो मैंने विशेष रूप से लिन मिंग द्वारा चुनी गई खेती पद्धति पर ध्यान दिया था। अर्थ हॉल के शिष्यों ने जानबूझकर अपना स्वर खराब कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने कितना ध्यान आकर्षित किया था। इस लिन मिंग ने खेती के तरीकों को चुना था, फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक। उनके पास कुछ अधूरे बॉडी टीयरिंग, बोन शटरिंग, फिस्ट मार्शल कौशल भी थे जो उन्होंने सीखे। इनके साथ केवल 1 महीने में वह कितनी प्रगति कर सकता था। इससे पहले वह 126वीं रैंक प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने एक ही समय में दुर्लभ और कीमती क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल ली थी। यहां तक कि एक सुअर को भी इसकी खेती बढ़ी हुई लगेगी। लिन मिंग की प्रतिभा सीमित है। वह उच्च श्रेणी की साधना पद्धतियों और मार्शल कौशल का अभ्यास नहीं कर सकता। इन 2 फाउंडेशन मैनुअल के आधार पर वह किस आधार पर लियू मिंगजियांग से आगे निकल पाएंगे। लिन मिंग ने 10,000 किलिंग एरे में हंगामा खड़ा कर दिया था, इसलिए उनके लिए अन्य मार्शल हाउस शिष्यों की रुचि जगाना बहुत आसान था। कई लोगों ने लिन मिंग द्वारा चुनी गई खेती पद्धति पर नजर डाली थी। ये बात बहुत आसान थी। जेड स्लिप नोट पर केवल उसका नाम था और जो लोग देखना चाहते थे वे इसे देख सकते थे। क्या फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक। लिन मिंग ने उन दोनों को चुना। उस प्रकार की साधना पद्धति में किसी प्रकार की दुर्जेय शक्ति कैसे हो सकती है। मैंने निश्चित तौर पर सोचा था कि वह शैडोलेस आर्ट या एब्सोल्यूट 9 यांग वगैरह जैसा कुछ चुनेंगे। हाँ, छाया रहित कला, एब्सोल्यूट 9 यांग। वे साधना विधियां निश्चित रूप से अच्छी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक औसत व्यक्ति उन्हें विकसित कर सकता है? क्या आप लिन मिंग की प्रतिभा भूल गए हैं? मुझे लगता है कि साथी की धारणा भी सीमित है। वह जो कुछ भी जानता है वह उसका स्वयं का ज्ञान है। इसलिए उसने सीखने के लिए सरल कौशल के इन 2 सेटों को चुना। रुको और देखो, ये लिन मिंग का उभरता हुआ प्रभामंडल खत्म हो जाएगा। शिष्य के स्वर और मुस्कुराहट भरी अभिव्यक्ति से संकेत मिलता है कि वह लिन मिंग के दुर्भाग्य से प्रसन्न था। लिन मिंग थोड़े समय के लिए ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में रहे थे और फिर भी उनकी रैंकिंग इस व्यक्ति से पहले ही आगे थी। इससे वास्तव में उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। इसी दौरान मैदान में हंगामा मच गया। दूर के लोगों का एक समूह रास्ता बनाने के लिए अलग हो गया। 2 आदमी, दोनों लगभग 20 साल के, साथ साथ चले। उन दोनों में से एक दुबला पतला और पीला दिखने वाला आदमी था। उनके चेहरे के भाव ठंडे और दृढ़ थे। उसकी पीठ पर एक काली, भारी तलवार बंधी हुई थी। हालांकि वह बस चल रहा था, उसका पूरा व्यवहार ऐसा लग रहा था मानो वह कोई उस्तरा हो। वह एक ठंडी खजाने की तलवार की तरह था जिसे बाहर निकाल लिया गया था। जब वह उनके पास से गुजरा तो वास्तव में उसके आसपास के लोगों को भारी दबाव का एहसास हुआ। दूसरा आदमी हृष्ट-पुष्ट और लंबा था। उसकी अभिव्यक्ति जोरदार थी। उसका पूरा शरीर मोटी मांसपेशियों से बंधा हुआ था और वह अपनी पीठ पर 8 फुट लंबी गहरे बैंगनी रंग की लाठी रखता था। इस व्यक्ति का प्रत्येक कदम स्थिर और मौन था। यदि प्रत्येक पदचिह्न को मापा गया तो यह पता चलेगा कि प्रत्येक 2 चरणों के बीच का अंतर पूरी तरह से सुसंगत था। हर बार यह 6 फीट था, न अधिक और न कम। ये 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की डिपॉजिटरी 6 फुट स्टेप से शीर्ष आंदोलन तकनीक विकसित करने का परिणाम था। लिंग सेन, ताकू, ये दोनों लोग भी मैच देखने आए थे। जुए का मैच देखने आए लोगों में अधिकतर अर्थ हॉल के शिष्य थे। हेवनली एबोर्ड के शिष्य आए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश 50 और 60 रैंक के आसपास थे। ये हेवनली एबोर्ड रैंकिंग के बिल्कुल अंत के आसपास था। वे इस डर से आए थे कि आज मैच में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए वे स्थिति का जायजा लेने आए थे। लेकिन लिंग सेन और ताकू रैंकिंग स्टोन पर शीर्ष 2 अटल अस्तित्व थे। वे अर्थ हॉल का आंतरिक जुआ मैच भी देखने आए थे।